टीआईएफआर का जो पीसीएम का लेवल है वो तो 10+2 लेवल का ही होता है और वो जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा है। अगर आप टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर्स बच्चे प्रैक्टिस किए तो बच्चे का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। पर आईआईटी जेम का जो है पीसीएम का लेवल आई गेस अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आई मीन 2019 के पहले जो है पीसीएम का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ही हार्ड आता था, पर 2020 से जो है पीसीएम क्वेश्चन इजी आने लगा है। तो मेरे भी बहुत जूनियर्स मुझे कह रहे थे कि भैया मेरा तो 11-12 में पीसीएम था नहीं तो कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि अब पीसीएम बहुत ही इजी आने लगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि everyone, I hope you all are doing perfectly fine. Today we have with us Joy and yes, आपको बहुत खुशी होगी जान के that इन्होंने recently qualify किए हैं हमारे सारे MSc entrance examinations. Yes, you heard it right. जो भी आपके MSc entrance exams होते हैं जैसे कि TIFR है, IIT JAM, CUET, GAT-B एंड इनके पास ऑफर्स भी है। कहाँ ज्वाइन करना है वो ये डिसाइड करेंगे। सो लेट्स नो क्या है इनका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे की थी प्रिपरेशन, आपको इनसे क्या क्या सीखना है। हाय जॉय, हाउ आर यू डूइंग? मैम आई एम डूइंग गुड। ओके ग्रेट। सो अबे कांग्रेचुलेशंस टू यू। स्टार्टिंग विद एक रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए GAT-B के बारे में, क्या स्कोर है और क्या रैंक आई है? मैम गेट में मेरा स्कोर है 159.5 और मेरा रैंक है 62। ओके, दैट्स वंडरफुल। एंड उसके अलावा आपने मुझे साथ तो शेयर किया है, बट यस प्लीज टेल टू ऑल दी स्टूडेंट्स एज वेल कि आपने बाकी के जो भी एग्जाम्स है हमारे उसमें क्या रिजल्ट था, क्या स्कोर आया था, स्टार्टिंग विद टीआईएफआर। यस मैम, मैंने जो है टीआईएफआर क्वालिफाई किया है और सारे टीआईएफआर वाला तो स्कोर रिवील नहीं करते जी, पर सारे टीआईएफआर से ही जो है मेरा कॉल लेटर आया था इंटरव्यू का। और उसके बाद मैंने आईआईटी जेम क्वालिफाई किया है विद 73.33 मार्क्स एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 60। एंड देन मैंने जो है सीयूईटी पीजी का 2 पेपर्स दिया था, माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस। माइक्रोबायोलॉजी में मेरा स्कोर था 241 आउट ऑफ 300 एंड लाइफ साइंस में स्कोर था 195 आउट ऑफ 300। ओके, सो लाइक जितने भी टीआईएफआर आपने क्वालिफाई किया है, आईआईटी जैम, GAT-B, सीयूईटी में भी 241 इज वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज 300 मार्क का पेपर होता है। हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि 200 क्रॉस करो तो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। दैट्स लाइक एक्चुअली अ वेरी गुड स्कोर, सो अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। लेट्स स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन जर्नी। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत मुश्किल जाता है, बट क्योंकि आपने टीआईएफआर और आईआईटी जेम भी क्वालिफाई किया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो तीनों पार्ट्स में भी काफी काम किया होगा। तो प्लीज टेल अबाउट योर पीसीएम प्रिपरेशन। मैम एक्चुअली इट ऑल गोज विद आईएफएस। आई मीन आईएफएस का जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था पूरा 12 मंथ्स का, तो उसने जो है बहुत हेल्प किया क्योंकि आईएफएस में एक एक चैप्टर जो है बहुत डिटेल्स में पढ़ाई जाती है। और मैं खासकर नाम ले सकता हूँ कुछ सैर्स की, जैसे कि केमिस्ट्री की हेमंत सर, फिजिक्स की सिद्धार्थ सर और मैथ्स की जो है ओमकार सर। इन तीनों ने जो है मुझे बहुत ही हेल्प किया। सिद्धार्थ सर तो पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम हमारे डाउट्स वगैरह सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही हेल्प हुई है ऑनेस्टली। ओके, वंडरफुल। सो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दैट यू हैड ग्रेट सपोर्ट विथ यू। आपके साथ में पूरी टीम थी जो आपको सपोर्ट किया इन दिस प्रिपरेशन जर्नी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीसीएम ग्रुप को भी टारगेट करना। आई एम वेरी मच श्योर कि इन बैचेस के अंदर में आपको उतनी ही बातें पढ़ाई जाती है जहाँ से आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और जितना आपको करना चाहिए वो सारी बातें आपको करवाई जाती है। तो प्लीज टेल मी अबाउट दीज क्लासेस, कुछ आप बताना चाहो क्या होता था क्लासेस में? हाँ, एक्चुअली क्लासेस में जो है बहुत ही इलेबोरेटली जो है सारे चैप्टर्स कराए जाते थे। ऐसे नहीं कि जो जो चैप्टर सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही कराए जाए, सारे चैप्टर्स जो है कराई जाती थी। और क्लास के एंड में तो हमारा डीपीपी रहता ही था, मतलब मॉक टेस्ट वाला, तो मॉक टेस्ट भी देते थे, तो उससे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था। और अगर कुछ जो है प्रॉब्लम में फंस जाए तो नेक्स्ट क्लास में जो है सर से पूछ लेते थे, तो सुविधा होती थी। सो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो भी लाइफ में स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे लाइव लेक्चर्स के, बिकॉज यू गेट टू इंटरेक्ट 1-to-1 विद द टीचर्स। तो आप डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों के साथ में। अदरवाइज रिकॉर्डेड कोर्स का वही थोड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो फैकल्टीज के साथ में।
सो दैट्स अ हाँ वंडरफुल थिंग कि आपने बिल्कुल सबके साथ में कनेक्ट किया है और सिंसियरिटी नजर आ रही है मुझे आप में कि आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तभी आप बता पा रहे हो कि सबने इलेबोरेटिव तरीके से हमको सारी चीजें पढ़ाई है। सो दैट्स वंडरफुल। प्लीज टेल मी क्या लेवल होता है पीसीएम का, कितना बच्चों को पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट्स? मैम, टू बी ऑनेस्ट, अगर आईआईटी टीआईएफआर की बात करें तो टीआईएफआर का जो पीसीएम का लेवल है वो तो 10+2 लेवल का ही होता है, और वो जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा है। अगर आप टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर्स बच्चे प्रैक्टिस किए तो बच्चे का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। पर आईआईटी जैम का जो है पीसीएम का लेवल आई गेस अभी थोड़ा ड्रॉप हुआ है। आई मीन 2019 के पहले जो है पीसीएम का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ही हार्ड आता था, पर 2020 से जो है पीसीएम क्वेश्चन इजी आने लगा है। तो मेरे भी बहुत जूनियर्स मुझे कह रहे थे कि भैया मेरा तो 11-12 में पीसीएम था नहीं, तो कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अब पीसीएम बहुत ही इजी आने लगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पीसीएम को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि बायोलॉजी से स्कोर कर लेंगे, तो क्या बोलोगे उनको, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई डोंट थिंक करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि सिद्धार्थ सर हमें अक्सर कहा करते थे कि पीसीएम इज लाइक अ बोनस टू अस। आई मीन पीसीएम का क्वेश्चन इतना ही आसान आता है कि इजीली वहां से स्कोर कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी बच्चे पढ़ ले पीसीएम तो इजीली स्कोर सकते हैं, तो पीसीएम कभी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, तो मेरा मानना है। ओके, और अगर 11-12 में पीसीएम ना भी हो तो फिर पीसीएम आप कर सकते हो, इजी आता है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेम्बर, पीसीएम को ड्रॉप मत करना। बहुत बच्चे इस कॉन्फिडेंस में होते हैं कि देखो बायोलॉजी से आप शायद एग्जाम क्वालिफाई कर लो, बट आपको अगर अच्छी रैंक चाहिए है तो उसके लिए पीसीएम ग्रुप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बताया है, बोनस के मार्क्स है बिल्कुल आपके लिए। थोड़ी अगर आपने ठीक से प्रिपरेशन कर लिया, फॉर्मूलेज को देख लिया, आपने सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, बिकॉज डीबीपीज में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, संडे टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको एक बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करवाई जाती है जिसमें आप इन सबको भी टारगेट कर लोगे। ओके, मूविंग ऑन, बायोलॉजी पार्ट की तरफ आते हैं थोड़ा सा। टेल मी अबाउट दी बायोलॉजी। आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता था, टफ लगता था? डिफिकल्ट आई गेस, एक्चुअली डिफिकल्ट है। आई मीन प्लांट बायोलॉजी जो है मुझे थोड़ा उतना पसंद नहीं है, फोटोसिंथेसिस वगैरह। ओके, तो वही मैं अज्यूम करी थी कि आप मुझे टेक्निक्स या बायोकेमिस्ट्री बताए, बट आई थिंक आपने ऐसा सब्जेक्ट बताया, बिकॉज आई थिंक हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों को प्लांट्स नहीं पसंद आता, कुछ बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद नहीं आती पढ़ने को, सो दैट इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट दी अदर पार्ट्स? कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बिल्कुल करना चाहिए, और कौन से टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि शायद स्किप किया तो चलेगा, अगर आप कुछ बता सको? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तो जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर और आरडीटी, ये टॉपिक्स जो है सारे आते हैं। और अगर स्किप करने वाला टॉपिक कोई रहता है तो आई गेस बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्किप कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स है जो आप स्किप कर सकते हो। जी, आई थिंक बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्योंकि गैडबी का पार्ट है, और गैडबी में बच्चों पार्ट बी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको 100 में से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल, तो इन दैट केस आप रिस्क ले सकते हो बायोकेमिस्ट्री ड्रॉप करने का। अदरवाइज मुझे भी नहीं लगता कि कोई रीजन है कि आपके जो भी मेजर स्कोरिंग टॉपिक्स है वहां से कुछ भी छोड़ने का आपके पास रीजन नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज को टारगेट करना चाहिए। ओके डियर, एंड व्हाट अबाउट दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस? आईआईटी जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है, लाइक एमएसक्यूज, और वहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट गैडबी इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रिपरेशन के टाइम से कैसे रखना चाहिए स्टूडेंट्स ने, किस टाइप के क्वेश्चन को टारगेट करना चाहिए? मैम, मैंने जैसे किया है कि मेरा जब आईएफएस का लेक्चर तो चलता ही था, उसका डीपीपी चलता था, पर सबसे हेल्प किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो है आईएफएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स। तो स्टडी मटेरियल जो है मैंने उसके साथ ही पूरा कोर्स जो है परचेस किया था। तो स्टडी मटेरियल से मैं एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करता था। डेली एक गोल रहता था कि 50 to 100 एमसीक्यू का 50 to 100 एमसीक्यूज अगर डेली प्रैक्टिस किया जाए तो एक जो है ना हैबिट बन जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, वो बहुत फायदेमंद रहता है। और एग्जाम के पहले तो एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, तो वही। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है आपने जो कहा कि हैबिट बन जानी चाहिए। स्टूडेंट्स इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की
कि आपको देखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लॉजिक लगने वाला है, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्रोच, ये सारी बातें आप खुद ही क्लियर कर सकते हो। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। एंड ये व्हाट अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हम हमेशा बच्चों को फोकस कराते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। प्लीज टेल मी क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट का? मैम फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने से जो है हमारा टाइम ट्रैक सही रहता है। आई मीन हमें समझ आता है कि हम कितने टाइम में जो है कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो और जैम में भी जो है वो टाइम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, तो अगर 3 घंटे से ही पूरा एग्जाम देने में चला जाए तो थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने 1.5 घंटे में एग्जाम फिनिश कर लिया था और बाकी के 1.5 घंटे में जो है रिवीजन दे रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम तो कुछ तो तुक्के लगाते भी है, तो वो सब भी रहता है। तो अगर आप घर में जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो हमारा टाइम जो है बैलेंस करने का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है कि कैसे टाइम को बैलेंस किया जाए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने कि मॉक टेस्ट से जो एक लर्निंग सबने लेनी चाहिए वो है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है एग्जाम में। जल्दबाजी करके कितना आप टाइम बचा सकते हो, क्या वो करना सही है। हर किसी की स्ट्रेंथ वीकनेस अलग होती है, तो आपको अपने खुद के बारे में पता चलता है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने को, कितने एक्यूरेट क्वेश्चंस आप ढूंढ पा रहे हो। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में स्पीड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ में आपको एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी, बिकॉज ज़्यादा सॉल्व करके नेगेटिव में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप मार्क्स लूज कर दोगे वहाँ। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे पास जिसमें आपको काफी सारी बातें लर्न करनी होती है, जैसे कि आपने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो आपको एंजाइम्स लर्न करने हैं, पाथवेज आपको लर्न करने हैं रिपेयर के। अगर मैं बात करूं तो लर्न करने वाला पार्ट आप कैसे करते थे मैनेज? लर्न मैम वीडियो लेसन से जो है ज्यादातर कम बन जाता था, और इसके अलावा हमारा जो है सेमिस्टर में भी तो क्योंकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सेमिस्टर में मुझे ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक्स वगैरह जो है पढ़ना होता है। तो हाँ कुछ बुक्स तो थी मेरे पास सेमिस्टर की, पर वीडियो लेक्चर्स में भी बहुत इलेबोरेटली कहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स अच्छे से आप जो भी मटेरियल को पढ़ाया जाता है उस कंटेंट पे ध्यान दो। कुछ बुक्स आप चाहो रेफर कर सकते हो, एंड उसके आप जितने शॉर्ट नोट्स बना के रखोगे उतना आपको लर्न करने को बेटर रहेगा, रादर देन कि आप हर चीज़ को दोबारा बार बार पढ़ रहे हो। एंड या वन मोर थिंग कि बच्चे बहुत बार हसल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि हमें रिवीजन भी करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, उसके अलावा हम लोगों को कॉलेज भी अटेंड करना है, तो मैम कैसे मैनेज करें ये सारा स्केड्यूल? तो प्लीज टेल मी आपने कैसे किया ये सारा मैनेज? मैम एक्चुअली जो है कॉलेज के लाइव क्लास में ज्यादा कर नहीं सकता था, मैं रिकॉर्डेड ही ज्यादा करता था, पर कोशिश क्या करता था कि वीक में 1-2 लाइव क्लास अटेंड करने का, क्योंकि आपने जो कहा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी बने रहना चाहिए। तो सपोज वीक में 7 दिन क्लास 6 दिन क्लास हुआ तो 5 दिन का जो है 5 दिन का क्लास, आई मीन 4 दिन का मैंने जो है रिकॉर्डेड क्लास किया। तो उससे जो है मेरा जो सारे डाउट्स मैंने इकट्ठे कर लिए। फिर 5वां दिन जब मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ तो वो सारे डाउट्स मैं टीचर से पूछ लेता था, मतलब आईएफएस में जो भी पढ़ा रहे हैं, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मैनेज करके मैं करता था। सुबह मैं कॉलेज जाता था और रात में जो है रिकॉर्डेड क्लासेस, फिर उसके बाद डीपीपी और मॉक टेस्ट। तो दिख रहा है आपकी बातों से कि आपने थोड़ा हसल किया है, और ये सबको करना पड़ता है बच्चों। फाइनल ईयर है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो, नो डाउट लेक्चर्स प्रैक्टिकल्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ में अगर आपको सच में एक अच्छी जगह से मास्टर्स करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको अभी करना है। आपने मुझे बताया था कि आपको एक लेटर ऑलरेडी आ चुका है, बताइए किस आईआईटी का है वो? मैम आईआईटी इंदौर का आया हुआ है। जैम से जो है मैंने सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ है वहाँ पे। ओके परफेक्ट। क्या आप हमको थोड़ी सी प्रोसेस शॉर्ट में बता सकते हो कि जैम के रिजल्ट के बाद ये जो आपको कंफर्मेशन आया है इसमें कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस होती है, एक ब्रीफ में बता दो आप हमें। एक्चुअली मैम मैटर होता है कि आपका रैंक कितना है। जैसे कि इस साल जैम का जो है 37 सीट्स है फॉर जनरल, तो अगर आप 37 और फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक दिया था 48 तक, ठीक है,
तो जैम के खत्म होने के बाद ही वो लोग काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो, फिर आपके रैंक वाइज जो है आपको एडमिशन मिलता है। जैसे कि मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था क्योंकि मेरा रैंक 60 था। फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक 48 तक गया था। फिर सेकेंड राउंड में मुझे इंदौर मिल गया और वहाँ जो है मैंने अपनी सीट बुकिंग फीस पेमेंट कर दी, तो मेरा एडमिशन हो गया। ओके ओके, वंडरफुल। एंड आपके जब इतने सारे बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं, चाहे मैं TIFR बोलूँ, IIT JAM, GATB, CUET, PG, क्या रिएक्शन था आपका और आपके घर वालों का? कितना खुश थे, या फिर मैं ये बोलूँ आपको कि क्या आप इससे कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लगा था इतना भी नहीं आएगा? क्या रिएक्शन था रिजल्ट को देख के? टू बी ऑनेस्ट मैम, हासिल तो किया था मैंने, तो एक्सपेक्टेशन तो था कि हाँ अच्छे रिजल्ट आएगा और अच्छे रिजल्ट आ भी गए। तो आई मीन हाँ, सेटिस्फेक्शन तो था ऑब्वियसली। ओके ओके, वंडरफुल। एंड टेल मी हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस, किसको आप थैंक यू बोलोगे फॉर दिस सक्सेस? फर्स्टली ऑब्वियसली माय पेरेंट्स एंड सेकेंडली देयर आर 2 ऑफ माय फ्रेंड्स स्पेशली, जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। ओके। और वो लोग भी जो है IFS में ही पढ़ते थे। तो और एक तो आपका बहुत बड़ा फैन है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है आपसे ही सीखा है। तो हमेशा कहता है कि ममता मैम इतने अच्छे कंसेप्ट सिखाते हैं, कोई नहीं सिखा सकता। थैंक यू जी। ओके ओके, वंडरफुल, ठीक है। एंड लास्टली जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दीज एग्जामिनेशंस, कोई मैसेज आप देना चाहोगे कि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस, तो क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है? एक ही मैं जो है कुछ मैसेजेस ऑब्वियसली देना चाहूंगा, क्योंकि जो है कॉलेज के क्लास भी करो, IFS की क्लास भी करो, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कॉलेज का क्लास थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो, पर IFS का क्लास मिस मत करो। अगर लाइव मिस हो गया तो रिकॉर्डेड देख लो। और जो है मेरा जर्नी में मेरा सबसे अच्छा हेल्प मिला था IFS की MCQ प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि IFS का MCQ प्रैक्टिस सेट मैंने पूरा धो डाला था ऑनेस्टली। आई मीन जो भी 7 और 8 बुक्स मिले थे, सारे के सारे बुक्स कट डाला था, ऑल चैप्टर्स। तो बहुत ही हेल्प हुई थी। ठीक है, तो कुछ भी कर लो पर MCQ प्रैक्टिस बुक्स मत छोड़ना, पूरा कंप्लीट करके जाना। ठीक है। और सेकेंडली एक जो है मैंने गलती की थी, मुझे रिवीजन की थोड़ी कमी थी, तो रिवीजन ऑब्वियसली करना, और हो सके तो हर मंथ उस मंथ का जो टॉपिक हमने कवर किया है, अगर मंथ एंड में जाके एक बार रिवीजन कर लो तो अच्छा रहेगा। ये जो है मैंने थोड़ी गलती की थी, पर तुम लोग मत करो, रिवीजन करना, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वंडरफुल। सो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, महीने का जो पढ़ते हो एंड में रिवाइज करो, अदरवाइज 2-3 महीने के बाद में आप पहले महीने का भूल जाओगे। सो डोंट डू दैट थिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स, दैट्स ब्रिलियंट थिंग। और हाँ, MCQs क्योंकि एग्जाम में जाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर दैट रेफर दीज MCQ बुक्स, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड यस, कॉलेज में भी आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो हम पढ़ाते हैं, बट हम जो पढ़ाते हैं आपको वो हम MCQs या एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाते हैं। तो इन लेक्चर्स को बिल्कुल आप मिस ना करें, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच जॉय, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड आई थिंक हमारे काफ़ी बच्चे बहुत मोटिवेट हुए होंगे, बिकॉज बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं टू क्वालिफाई इवन 1 एग्जामिनेशन। आपने तो 4 क्वालिफाई किए हैं। सो आपकी बातें सुन के बहुत रिलेट करेंगे सारे बच्चे, एंड वो बोलेंगे अगर इन्होंने कर दिया है तो फिर हम तो कर ही लेंगे। So thank you so much once again, and wish you all the very best for your future from the entire IFS team. Thank you ma'am. Okay, great. And to all the aspirants out there, keep studying. अगर जॉय कर सकते हैं 4 एग्जाम्स क्वालिफाई, तो आप भी कर सकते हो। आपको तो एक ही सीट चाहिए है। So work hard, and if you have any doubt, do put it in the comment box. Have a great day and a very happy learning.